हेलो फ्रेंड्स, बिहार पुलिस द्वारा नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें कुल सीटें जो है 993 यानी लगभग 1000 है। पद का नाम है बिहार पुलिस सिपाही परिचालक ऑपरेटर के पद पर यह वैकेंसी आई हुई है। तो इस फॉर्म को कौन कौन से लोग भर सकते हैं, यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, फिजिकल की रिक्वायरमेंट है या नहीं, कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए फॉर्म को भरने के लिए, इस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। सिलेक्शन की क्या प्रक्रिया रहेगी, इन सब के बारे में हम वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये वैकेंसी जो है, ये आपको केंद्रीय चयन पर्षद के माध्यम से ये जारी किया गया है, जिसका ऑफिशियल वेबसाइट ये है। आप इस पे जा कर के नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, इसका विज्ञापन संख्या जो है 2026 है, क्योंकि ये 2026 की पहली वैकेंसी है जो कि CSBC की तरफ से जारी की गई है। इसमें ध्यान रखेंगे, ऑनलाइन जो फॉर्म भरने की तिथि है वो 1 मार्च से प्रारंभ होगी और जो है 31 मार्च 2026 तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये ध्यान में रखेंगे डेट, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे, ये डेट को ध्यान में रखेंगे। वैकेंसी का नाम है ऑपरेटर के पद पर है बिहार पुलिस में। इसमें ध्यान में रखेंगे कि 993 सीट हैं। सीटों की संख्या जो है इसमें बढ़ भी सकती है, ये अनुमान है। नोटिफिकेशन में इसका जिक्र किया गया है। इसमें जो है पे लेवल की बात करें तो पे लेवल जो है 3 रहेगा और इसका पेमेंट जो है इनिशियल 21,700 से लेकर के 69,100 होने वाली है। अब इसमें हम देखेंगे सीटों की संख्या श्रेणी वाइज। सीट की बात करें तो आरक्षण वाइज हम देखते हैं, श्रेणी वाइज कि पद कितना रहने वाला है। तो 1 नंबर में है हमारा गैर आरक्षित यानी जनरल की बात करें तो इसका कोड जो है 1 रहने वाला है और इसमें पद की संख्या जो है टोटल 408 है, जिसमें फीमेल के लिए आरक्षित रहेगा 143 सीटें जो है ये आरक्षित रहेगी। इसके बाद है 2 नंबर में EWS की बात करें तो इसका कोड 7 रहने वाला है और इसमें टोटल पद की संख्या जो है 99 है और इसमें महिलाओं के लिए 35 सीटें जो है रिजर्व रहेंगी। इसके बाद जो है 3 नंबर में बात करें तो अनुसूचित जाति की बात है और इसका कोड जो है 2 नंबर रहने वाला है। इसमें पदों की संख्या जो है टोटल 157 रहने वाली है, जिसमें फीमेल के लिए आरक्षित जो है 55 सीटें रहेंगी। अगला पॉइंट है अनुसूचित जनजाति यानी ST की बात करें तो इसका कोड 3 नंबर रहने वाला है और इसमें टोटल सीट जो है 10 हैं और इसमें फीमेल के लिए जो आरक्षित रहेंगी वो 4 सीटें रहेंगी। इसके बाद देखें अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी EBC की बात करें तो इसका कोड 4 नंबर रहने वाला है और इसमें पदों की संख्या जो है 175 है और इसमें फीमेल के लिए जो रिजर्व रहेंगी वो 75 रहेगी सीटें। अगला पॉइंट है पिछड़ा वर्ग BC। इसमें जो है ट्रांसजेंडर सहित है कुल पद 113 है और इसमें आरक्षित जो है वो 40 सीटें आरक्षित रहेंगी, ये ध्यान में रखेंगे। इसमें जो है BC कैटेगरी और ट्रांसजेंडर सहित ये दोनों मिला करके ये सीटें हैं, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद है पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए इसका कोड जो है 6 रहने वाला है और इसमें कोड सीटें जो हैं टोटल 31 रहेंगी। इसमें अब जो है कुल सीटें जो हो गई आपका 993 हो गया, जिसमें कि आरक्षित जो है रिजर्व रहेगा 338, जो कि फीमेल कैटेगरी के लिए रिजर्व रहेगा बिहार के मूल निवासी के लिए। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, कौन कौन से लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, इसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पे चर्चा की गई है कि सीटों की संख्या जो है संशोधन की जा सकती है, जिसमें घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इसके बारे में हम आपको बताए थे। अगला पॉइंट देखते हैं कौन कौन से लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं।
तो देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट है, कोई भी भारतीय नागरिक जो है इस आवेदन को भर सकता है, यानी अदर स्टेट वाले लोग भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो भी इसके क्राइटेरिया को पूरा करेंगे वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। अब इसमें शारीरिक मापदंड जो है क्या रहने वाला है, अब इसको देखते हैं हम। 1 नंबर में बात करें तो जनरल जो है और पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए हाइट जो चाहिए, न्यूनतम हाइट जो है 1.65 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और सीना की बात करें तो ये बिना फुलाए जो है 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और न्यूनतम फुला करके 86 सेंटीमीटर होना चाहिए कम से कम, यानी फुलाने के बाद जो है आपको 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए, ये ध्यान में रखेंगे। इसके बाद है अगला पॉइंट, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष अभ्यर्थी के लिए हाइट जो चाहिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और न्यूनतम बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद जो है 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके बाद जो है अगला पॉइंट है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए ये पुरुष अभ्यर्थी के लिए हाइट कितना चाहिए, 160 होना चाहिए और इसमें जो है बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद जो है 84, यानी 5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए फुलाने के बाद, फुलाने और बिन फुलाए के बीच। इसके बाद मेन पॉइंट है, महिला के लिए सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थी का हाइट जो है 155 सेंटीमीटर होना चाहिए और इसमें जो है इसके बाद ये रिक्वायरमेंट इन लोगों को नहीं चाहिए। इसके बाद 2 पॉइंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। 1 नंबर पॉइंट है, ये ध्यान में रखेंगे, फुलाने के बाद सीना की मापी कम से कम कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का अंतर होना ये अनिवार्य है एकदम, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद ये 2 नंबर में ध्यान रखेंगे, सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन जो है कम से कम 48 kg होना चाहिए एकदम, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट जो है, ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड जो है महिला अभ्यर्थियों के समान है, इसमें कोई एक्स्ट्रा अलग से नहीं रहेगा। इसके बाद हम ध्यान में रखेंगे इसमें योग्यता का विस्तार, शैक्षणिक अर्हता जो है कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो जो भी व्यक्ति इंटरमीडिएट यानी 12th अथवा इसके समकक्ष कक्ष में भौतिकी रसायन गणित विषय में न्यूनतम जो है 50% इसमें अंक अनिवार्य है, ये ध्यान देने वाली बात है। इसके बाद जो है एससी और एसटी अभ्यर्थी के लिए जो है इसमें न्यूनतम 45% नंबर होना अनिवार्य है, इसके साथ पास होना चाहिए, वे लोग फॉर्म को भर सकते हैं। अब इसके बाद उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा मैट्रिक के प्रमाण पत्र में जो आपका अंकित होगा, जन्म प्रमाण टेट जो तिथि उस पर निर्धारित की गई होगी वही वैलिड है। यानी अब जनरल की बात करें तो जनरल के अभ्यर्थी के लिए उम्र जो है 18 से 25 वर्ष होना चाहिए। अगला पॉइंट है, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग 18 से 27 साल के तक अभ्यर्थी जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी इसमें जो है 3 साल का जो छूट रहता है वो प्रावधान है, 2 वर्ष के। इसके बाद अगला है पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कोटि महिलाओं के लिए जो है, महिला के लिए 18 से 28 साल एज रहने वाली है। और SC ST की बात करें और ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए तो ये एज जो है 18 साल से लेकर के 30 साल तक रहने वाली है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पे आरक्षण का लाभ राज्य के सरकार द्वारा प्रचलित आरक्षण के नियम है उसी के अनुसार आपको इसका लाभ मिलेगा। अगला पॉइंट है, आवेदन पत्र में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप फॉर्म फिल करते समय आप अपना कैटेगरी में गलत फिल कर देते हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अगला पॉइंट है, जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही दे होगा। यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है, जो कि अदर स्टेट से होंगे उनको रिजर्व का लाभ नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको जो है आवासीय प्रमाण पत्र जो है अनिवार्य होगा। अगला पॉइंट है, यहाँ पे जो 35% आरक्षण की बात है वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है इस भर्ती में।
यहाँ पे अगला पॉइंट ध्यान देंगे, बीसी ईबीसी के अभ्यर्थी को नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसको ध्यान में रखेंगे कि आपका प्रमाण पत्र कब का होना चाहिए, यहाँ पे मेंशन किया गया है। यानी कि अभी से 1 वर्ष पूर्व, यानी कि ये जो आपका एनसीएल सर्टिफिकेट बना रहना चाहिए, ब्लॉक स्तर से बना हुआ रहना चाहिए और पिछले 1 साल पहले का, ये ध्यान में रखेंगे, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसमें समय निर्धारित कर दिया गया है कि 1 साल कम से कम। यहाँ पे फीमेल अभ्यर्थी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि अगर किन्हीं अभ्यर्थी का शादी हो गया हो तो एनसीए जो सर्टिफिकेट उनका बनेगा, उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम से। मतलब उनके मायके से ये नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। इसको ध्यान में रखेंगे अगर आपको एनसीएल का सर्टिफिकेट का लाभ लेना है तो। ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, फीमेल कैटेगरी के। यहाँ पे क्लियर बताया गया है कि ईडब्ल्यूएस को दे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। राज्य से बाहर के अभ्यर्थी इस आरक्षण का लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। ठीक है। विवाहित महिला अभ्यर्थी के पक्ष में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के स्थान के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के अस्थायी निवास से निर्गत होगा, परंतु इस विवाहित महिला का अपने पिता के अस्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। ये ध्यान में रखेंगे, जिससे स्पष्ट हो जाए कि विवेचित विवाहित महिला बिहार राज्य के मूल निवासी है। आय एवं परिसंपत्ति संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की तिथि से 1 वर्ष के लिए वैध माना जाएगा। यानी 1 साल से अधिक का आपका ईडब्ल्यूएस नहीं बना हुआ रहना चाहिए, नहीं तो आपका इनवैलिड हो जाएगा। ये ध्यान में रखेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे कोड दिया हुआ है, किस कैटेगरी का कौन सा कोड रहने वाला है, ये हम आपको पहले ही श्रेणी वाइज बता दिए हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अब देखते हैं इसमें सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है, प्रथम चरण जो है लिखित परीक्षा आपका होगा। ये ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे क्लियर मेंशन किया हुआ है कि अगर ज़्यादा अभ्यर्थी रहेंगे तो एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी और इसमें जो है नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो भी आपको मिलेगी। लिखित परीक्षा जो है आपका 100 अंक का होने वाला है, जो कि 2 घंटा का होगा। 100 प्रश्न होंगे जिसमें सही उत्तर के लिए 1 अंक आपको मिलेगा। इसमें निगेटिव की कोई चर्चा नहीं की गई है। ये परीक्षा जो है आपको ओएमआर सीट पर होगा। ये जो लिखित परीक्षा होगी आपकी, ये 10th+2 स्तर का होगा, मतलब 12th लेवल का परीक्षा होगा। सिपाही परिचालक पद हेतु लिखित परीक्षा के एक प्रश्न पत्र में 25 प्रश्न होंगे, यानी सामान्य ज्ञान से 25 एवं रसायन एवं गणित विषय से होंगे। समसामयिकी से 25 रहेंगे और सामान्य ज्ञान से 25, और इसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित आपका रहेगा इसमें 25-25। अगला पॉइंट देखते हैं। लिखित परीक्षा में 30% से कम जो अंक अभ्यर्थी प्राप्त करेंगे उनको असफल घोषित कर दिया जाएगा। यानी कम से कम इससे अधिक नंबर होना चाहिए, तब जाकर फिजिकल में बुलाया जाएगा। रिजल्ट की बात करें तो जो भी सीट है उसके 5 गुना अभ्यर्थी को पीईटी के लिए, शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाएगा। इसमें ध्यान में रखेंगे कि ये जो प्रक्रिया है, दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक, ये सब में आपको अलग अलग पास होना अनिवार्य है और इसमें जो है कोई अंक अलग से नहीं आपको मिलेगा। मतलब फिजिकल के लिए कोई अंक निर्धारित नहीं की गई है, ये ध्यान में रखें। अब इसमें देखते हैं शारीरिक दक्षता में क्या क्या होगा। पुरुष अभ्यर्थी के लिए जो है दौड़ जो है 1.6 किलोमीटर अधिकतम समय जो है इसमें दी गई है। 6 मिनट में आपको दौड़ को पूरा करना है। और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ होगी, वो समय जो इसमें है अधिकतम
6 मिनट का रहेगा। इसके अलावा कोई समय नहीं रहेगा, ये ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट है, दौड़ के बाद जो है आपको लॉन्ग जंप होगा। लॉन्ग जंप में जो है आपको हाई जंप की बात करें तो 3 फीट 6 इंच होने वाली है, इतना आपको लॉन्ग जंप करना है। इसके बाद जो है गोला फेंकना है, 16 पाउंड का गोला फेंकना है। कितना दूरी फेंकना है? कम से कम आपको 15 फीट फेंकना है, इससे कम फेंकने पर इनवैलिड हो जाइएगा। इसके बाद अगला पॉइंट है, सभी कोटि की महिलाओं के लिए ऊंची कूद जो है मतलब हाइट जंप जो है 2 फीट 6 इंच होने वाली है। और इसके बाद गोला जो है फेंकना है 15 पाउंड का फेंकना है, 8 फीट कम से कम फेंकना है। ये ध्यान में रखेंगे, प्रत्येक जांच के लिए आपको अधिकतम 3 अवसर प्रदान किए जाएंगे। ये 3 बार में आपको पास करना है, अन्यथा इनवैलिड हो जाइएगा। इसके बाद जैसे ही आपका पीईटी कंप्लीट होगा, उसके बाद जो है आपका दस्तावेज का सत्यापन होगा। जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड किए रहिएगा या फिर जो भी श्रेणी का सर्टिफिकेट आप अपलोड किए रहिएगा, वो सब वहाँ पे ओरिजिनल आपको मांगा जाएगा डॉक्यूमेंट सत्यापन के लिए। ये ध्यान रखेंगे, ये सब डॉक्यूमेंट आप लेके जाएंगे। ये पहले ही आप आश्वस्त हो लें कि जो भी आप प्रमाण पत्र आप वहाँ पे सत्यापित के लिए दे रहे हैं, वो आपका कट ऑफ तिथि के अनुसार उपलब्ध होना चाहिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा ये देखते हैं। 1 नंबर में है आपका फ़ोटो युक्त कोई भी प्रमाण पत्र होना चाहिए। इस सब में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर ईपिक होना चाहिए, वोटर आई कार्ड जिसको बोलते हैं। इसके बाद जो है अगला पॉइंट, जन्म तिथि के लिए आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट रहेगा। और इसके बाद जो है 12th का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट होगा, प्रमाण पत्र होगा ओरिजिनल। उसके बाद जो है आपका जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसका प्रमाण पत्र आपको चाहिए। ये सब डॉक्यूमेंट की हम चर्चा कर चुके हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कब का बना हुआ होना चाहिए, सब हम आपको वीडियो में पहले बता दिए हैं। जैसे ही ये सब प्रक्रिया हो जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो उसके बाद जो है आपका मेडिकल जांच जो होगा वो भी आपका होगा। इसके बाद है अगला पॉइंट, इसमें कितना फॉर्म भरने में कितना पैसा लगेगा। तो सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए मात्र 100 रुपया ये आपका आवेदन शुल्क रहने वाला है, जो कि आप एटीएम या फिर यूपीआई से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। कट ऑफ का डेट जो है ये ध्यान में रखेंगे, 1/8/2026 निर्धारित की गई है, 1/8/2026। अगला ध्यान रखेंगे, ये जो आपका क्वालिफिकेशन जो होगा अंतिम 31 मार्च 2026 तक का वैलिड होगा, इसके बाद आपका वैलिड नहीं होगा। अगला पॉइंट है, ये ध्यान देंगे, जाति निवास जो है आपका 31/3/2026 से पहले का बना हुआ होना चाहिए। और इसके बाद एनसीएल जो है ये भी आपका 31 मार्च 2026 से पहले का बना हुआ होना चाहिए। अभी से आप लोग आवेदन कर देंगे तो आपका प्रमाण पत्र सब बन के तैयार हो जाएगा, इसलिए नोटिफिकेशन को देखना और समझना ज़रूरी होता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो वो भी 31 मार्च ईडब्ल्यूएस जो है ये भी आपका 31 मार्च 2026 से पहले का बना हुआ होना चाहिए। डेट एक मरतबा ध्यान में रखेंगे, आवेदन जो है ऑनलाइन 1 मार्च से होगा और अंतिम तिथि जो है 31 मार्च 2026 तक होने वाली है, जो कि ऑनलाइन आपको फॉर्म जो है CSBC के ऑफिशियल वेबसाइट से आपको फॉर्म को भरना है। इसके अलावा कहीं से आप फॉर्म को नहीं फिल करेंगे। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये अनिवार्य रूप से आपका रहेगा, जो कि पंजीकरण करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए अनिवार्य रहेगा। एक मरतबा नोटिफिकेशन को सही से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, इसके बाद फॉर्म को फिल करेंगे, अभी समय है। अन्यथा कोई भी आप अगर गलत एंट्री करते हैं तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप फाइनल सबमिट भी नहीं करते हैं तो भी आपका जो है ये एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। वीडियो से संबंधित कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।